मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कहां पे है, हेवी कंक्रीट के लिए हम लोग वर्केबिलिटी का कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैब, बीम और कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, क्लियर कवर कितना होना चाहिए, फुटिंग में हम जो डेप्थ इस्तेमाल करेंगे वो मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो हम प्रॉप्स यूज करते हैं प्रॉप्स रिमूवल टाइम क्या है, सारा कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बने रहिए आज की क्लास में। तो चलिए समय को महत्व देते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। ऑप्शन ए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 150 mm, 150 mm, 500 mm, ऑप्शन बी 100 mm, 100 mm, 700 mm, ऑप्शन सी 150 mm, 150 mm, 700 mm, ऑप्शन डी 250 mm, 250 mm, 250 mm। बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आप आंसर लिखिए, लेकिन जरूर कमेंट में क्वेश्चन नंबर देना नहीं भूलिएगा। देखिए, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या है, ये कंक्रीट में हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं। बेसिकली विदाउट रीएनफोर्स कंक्रीट, जिस कंक्रीट सेक्शन में रीएनफोर्स नहीं है उस कंक्रीट सेक्शन का हम लोग टेस्ट करते हैं रप्चर टेस्ट, यानी कि बेंडिंग टेस्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रप्चर टेस्ट के द्वारा। बेंडिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ है क्या कि बेंड में मैक्सिमम कितना बेंडिंग या टेंसाइल फोर्स वो रेजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। और तब तक हम लोग लोड अप्लाई करते जाएंगे जब तक यील्ड पॉइंट नहीं आ जाता है, और यील्ड पॉइंट के पहला जो मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें जनरेट हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट कंक्रीट सेक्शन व्हिच इज डिनोटेड थ्रू मेगापास्कल यूनिट, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट क्या है आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। यील्ड पॉइंट यानी कि बेसिकली नेचर में जो भी मटेरियल है बेसिकली इलास्टिक इन नेचर, यानी कि कोई भी वस्तु को अगर आप लोड अप्लाई कीजिएगा तो उसमें सर्टेन चेंजेस आएगा और लोड विथड्रॉल के बाद वो अपना पुनरावस्था में वापस चल जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इलास्टिसिटी खत्म होकर फिर उसमें प्लास्टिसिटी जनरेट हो जाता है। दैट पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। तो कोई भी कंक्रीट सेक्शन को हम लोग तब तक बेंड लोड अप्लाई करते जाएंगे जब तक वो यील्ड पॉइंट रीच नहीं कर जाता, और यील्ड पॉइंट में उसका स्ट्रेस कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस, स्ट्रेस यानी कि रेजिस्टेंस फॉर द एक्सटीरियर अप्लाइड लोड, बाहरी लोड के खिलाफ जो अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। तो उस पॉइंट में, यील्ड पॉइंट में उसका स्ट्रेस क्या है उसका हम लोग मॉड्यूलस रप्चर में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे। और बेसिकली बात किया जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो स्पेसिमेन, उसका साइज होता है 150, 700, यानी कि 150 mm डेप्थ, 150 mm चौड़ाई, 150 mm डेप्थ और 700 mm लंबाई, ये होता है नॉर्मल स्पेसिमेन। लेकिन जो कंक्रीट स्पेसिमेन है उसको बनाने के लिए अगर आप मैक्सिमम कोर सेग्रीगेट जो इस्तेमाल किए हो उसका साइज अगर 19 mm है, यानी कि 19 mm से ज्यादा साइज का कोर सेग्रीगेट प्रोवाइड नहीं किए हो, तब उस केस में हम लोग 100 mm चौड़ाई, 100 mm डेप्थ और 500 mm लंबाई वाला स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। ये तो रहा इंडियन स्टैंडर्ड के बाद। अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड का बात करें तो वहां पे आप क्यूबिकल शेप का स्पेसिमेन यूज कर सकते हो, या तो 100 हो जाएगा डेप्थ विड्थ और लंबाई जो की तो है 100 मिलीमीटर क्यूब का आप स्पेसिमेन यूज कर सकते हो, और 150 मिलीमीटर क्यूब का भी स्पेसिमेन यूज कर सकते हो। तो आप समझ लीजिए, मॉड्यूलस रप्चर टेस्ट किया जाता है नॉर्मल पीसीसी कंक्रीट का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मॉड्यूलस रप्चर टेस्ट किया जाता है टेंसाइल टेस्टिंग के लिए, और इसका यूनिट है मेगापास्कल। तो दो चीज आप सीखे, एक क्या मॉड्यूलस रप्चर टेस्ट हम लोग क्या आइडेंटिटी, देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन वहां से 3-4 टाइप का क्वेश्चन हम लोग मतलब वहां से निकल के आ सकता है। हर दिन हम लोग भले ही 20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा 50 से 60 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाता होगा। देखिए, एक तो मॉड्यूलस रप्चर टेस्ट क्यों करते हैं, तो पीसीसी कंक्रीट का टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हो गया। दूसरा उसका यूनिट क्या है, या तो मेगापास्कल, एमपीए नहीं तो पीएसआई, दूसरा हो गया। तीसरा इंडियन स्टैंडर्ड में उसका स्पेसिमेन का साइज क्या होगा, 150, 700 mm, ठीक है। और अगर 19 mm मैक्सिमम कोर सेग्रीगेट का साइज रहा तब 100, 500 mm। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का अगर बात करें तो 100 मिलीमीटर क्यूब या फिर 150 मिलीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है, कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद,
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद ऑप्शन ए इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग द क्यूरिंग टाइम, ऑप्शन डी सॉरी पहले वाला सी था डिक्रीजिंग इन साइज एग्रीगेट। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है ये पहले आप समझिए। ऑप्शन को अगर मान के चलें हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाने का तो बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन की बात करें फाइननेस ऑफ सीमेंट, हम लोग कल ही बात कर रहे थे फाइननेस ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट जितना महीन होगा जितना फाइन होगा उसका अंदर का जो बॉक्स कंपाउंड है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, माय फेवरेट टॉपिक इज बॉक्स कंपाउंड। तो उसका अंदर का जो बॉक्स कंपाउंड है उसका हर एक मॉलिक्यूल वाटर से एक्सपोज होता है और अपना जो फंक्शन है बॉक्स कंपाउंड का, जो एल्यूमिनेट कंपाउंड हो चाहे सिलिकेट कंपाउंड हो, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ डेवलप करना, हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह सब कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है, यानी कि इंक्रीज एक्सेलरेट हो जाता है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगा, सब कुछ चीज एनहांस हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। ऑप्शन बी दिया हुआ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो फिर ब्लीडिंग होने का चांसेस है। डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टाइम ज्यादा मतलब कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीमेंट में क्रैक आ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ घटेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm cube as compared to 150 mm cube is always option A equal, option B less, option C more, option D any of the above। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 100 mm क्यूब, अगर 100 mm का क्यूब एक बनाया है कंक्रीट का, दूसरा एक 150 mm का क्यूब बनाए हैं, तो 150 mm का क्यूब के तुलना में 100 mm क्यूब का स्ट्रेंथ क्या होगा, समान होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या कुछ भी, बताइए। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप कमेंट में जरूर आंसर लिखिए। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, CS इक्वल्स टू F बाई A। ठीक है, F यानी कि जो अप्लाइड लोड है बाय एरिया, जिस एरिया के ऊपर, जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर लोड अप्लाई किया जा रहा है। अब यूनिट को मारिए गोली, आप फोर्स मान के चलिए, यूनिट एक मनगढ़ंत एक यूनिट ले लीजिए आप 5, और नीचे एरिया भी ले लीजिए आप 5, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर 5 फोर्स भी 5, नीचे एरिया भी 5, डिवाइड करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया 1। अब ऊपर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो सेम रखिए, 5 ही रखिए फिक्स्ड, नीचे एरिया को अब बढ़ा दीजिए, नीचे सरफेस एरिया को अब बढ़ा दीजिए, 5 था 6 कर दीजिए। अब 5/6 क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ने से अगर स्ट्रेंथ सेम रखेंगे, अप्लाइड लोड अगर सेम रखेंगे और एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि ज्यादा अप्लाइड लोड, कंट्रैक्टेड एरिया ज्यादा मिल रहा है ना उसको, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझ के पढ़ने से हमेशा याद रखिएगा, मतलब रहेगा, और रटने का जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो रटने वाला ही चीज है। द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। सीमेंट में लगभग कितना वॉइड रहता है ड्राई सीमेंट में, अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर लिखिए। देखिए सीमेंट में बेसिकली 40% वॉइड रहता है। ठीक है, उस वॉइड में नॉर्मल ड्राइंग कंडीशन में, अच्छा सीमेंट अगर अच्छा कंडीशन में हो तो उस वॉइड स्पेस में एयर रहता है, और धीरे धीरे सीमेंट एक जगह पे रहते रहते फिर उस वॉइड एरिया में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और धीरे धीरे अब देखिएगा बहुत सारा, अगर बहुत सालों भर आप रख दिए सीमेंट का बोरा घर में, काटने के बाद अंदर से पत्थर निकलता है। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया वॉइड स्पेस में और वो स्ट्रेंथ डेवलप कर गया। ठीक है, तो 40% विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, bulking of sand is maximum if moisture content is about, option A 2%, option B 4%, option C 6%, option D 8%। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप आंसर लिखिए। देखिए बल्किंग ऑफ सैंड है क्या, नॉर्मल सैंड में अगर हम मॉइस्चर ऐड करते हैं, पानी वाटर अगर डालते हैं
तो बेसिकली जो सैंड का पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल के पूरा टोटल एक एक पार्टिकल के ऊपर एक वाटर का एक लेयर बन जाता है, एक वाटर का लेयर बन जाता है। हर एक पार्टिकल के ऊपर वैसा ही लेयर बन जाता है और एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को पुश करने लगता है। फिर वो होता है ना भाई बहन, अगर आप लोग बचपन में वो जाड़ा में स्वेटर कंबल पहन के फिर एक दूसरे को धक्का देते थे, तू बोलता तू उधर हट, तू उधर हट, तो उसी टाइप का सिचुएशन है। धीरे धीरे हर एक पार्टिकल एक उसका एरिया में एक वाटर का एक मॉइस्चर का लेयर बन जाता है हर एक पार्टिकल का, और एक दूसरे को पुश करने लगता है। तो उसी वजह से धीरे धीरे वो फूलने लगता है बेसिकली। तो टू बी एग्जैक्ट ये सबसे मैक्सिमम होता है अगर परसेंटेज 4.6 रहा तो, मैक्सिमम 4.6 के लिए। अब ऑप्शन में बहुत बार 4 रहता है, बहुत बार 5 रहता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। तो टू बी एग्जैक्ट 4.6, अगर ऑप्शन में आपका 4 रहा तो 4 लिखिएगा, अगर 5 रहा तो 5 भी ठीक है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट इट इज 4.6। एक और चीज आप दिमाग में रखिए, सैंड में लगभग 5 से 8% मॉइस्चर बढ़ जाने की वजह से वॉल्यूम में 20 से 40% बढ़ोतरी होता है। यानी कि मॉइस्चर अगर 5 से 8% मॉइस्चर अगर बढ़ा तो मेरा वॉल्यूम में 20 से 40% बढ़ जाएगा, ठीक है, यह भी याद रखने वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर 6, 1% ऑफ वॉइड इन ए कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट। कंक्रीट में अगर 1% वॉइड रहा तो स्ट्रेंथ कितना घटेगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर लिखिए। सीधा साधा जवाब है इसका 5%। 1% वॉइड रहने से 5% स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बायोमीटर इस्तेमाल करते हैं कि कोई वॉइड ना रहे, कि कोई क्रैक भी हो सकता है बाद में, वो है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज द रेंज ऑफ। फाइनेस्ट मॉड्यूलस का रेंज क्या है? ऑप्शन ए 2.0 टू 3.5, ऑप्शन बी 3.5 टू 5.0, ऑप्शन सी 5.0 टू 7.0, ऑप्शन डी 7.0 टू 8.5। अगर आपका आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, फाइनेस्ट मॉड्यूलस हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट कैसे करते हैं? सिव एनालिसिस से। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों टाइप के एग्रीगेट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइन एग्रीगेट का। तो फाइनेस्ट मॉड्यूलस रेंज है 2.0 से 3.5 तक, ये फाइनेस्ट मॉड्यूलस का रेंज है। लेकिन अगर बात करें साइज का तो 3 प्रकार का सैंड साइज अवेलेबल है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। 2.2 से 2.6 तक ये है फाइन सैंड, 2.6 से 2.9 तक ये है मीडियम सैंड, और 2.9 से 3.2 ये है कोर्स सैंड। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो फाइन 2.2 से 2.6, मीडियम 2.6 से 2.9 और कोर्स 2.9 से 3.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए रीएनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम, फॉर ए रीएनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज ऑप्शन ए फुल्ली पैराबोलिक, ऑप्शन बी फुल्ली रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी पैराबोलिक above न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर above न्यूट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक बिलो न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपको आंसर पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में आया था। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग बेसिकली ये मानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जिस एक्सिस के ऊपर ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है और जिस एक्सिस के नीचे ओनली टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सिंगल रिइंफोर्स बीम के लिए हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो कंक्रीट सेक्शन है वो होमोजेनियस सेक्शन है, उसमें रिइंफोर्स बार नहीं है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो रिइंफोर्समेंट है, वो नॉन होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस स्ट्रक्चर के लिए वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मेरा जो शेयर स्ट्रेस का जो फोर्स होगा वो धीरे धीरे पैराबोलिक शेप को होगा। लेकिन नीचे नॉन होमोजेनियस है, नीचे मेरा जो हम कंसीडर क्या करते हैं थियोरेटिकली कि रिइंफोर्समेंट बार जो है या बॉटम सेक्शन जो है वो टेंसाइल रेजिस्ट करता है ओनली, तो नीचे हो जाएगा मेरा रेक्टेंगुलर, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। Question number 9, minimum grade of concrete to be used in reinforced concrete as per IS 456 1978। मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड क्या है? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है जो कि आरसीसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा।
अगर अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, देन इट विल बी M15, ठीक है। और अगर आपको बोला गया कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC फॉर 456 19 फॉर 2000 के लिए अगर पूछा गया, देन इट विल बी M20, ठीक है। हमेशा बहुत बार रेशियो भी भूल जाते हैं आप लोग, तो हमेशा एक फॉर्मूला बना लीजिए। M5 का बस याद रखिएगा, M5 से स्टार्टिंग होता है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, ठीक है। उसके बाद तो डिजाइन मिक्स है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा M5 का, M5 नाम में ही है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। M5 में रहता है 1:5:10। अब एक एक करके घटाते चलिए। M7.5 के लिए 5 से 1 घटा दीजिए, 1:4, और उसका दुगना होगा कोर्स एग्रीगेट 8, 1:4:8। M10 के लिए 4 से 1 और घटा दीजिए, 1:3, और उसका दुगना कोर्स एग्रीगेट यानी कि 1:3:6। 15 के लिए एक और घटा दीजिए यानी कि 1:2:4। M20 के लिए एक और घटा, थोड़ा 0.5 घटेगा इस बार, 1:1.5:3, उसके बाद 1:1:2, इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए कंक्रीट हेवी रीएनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कंपैक्टिंग फैक्टर शुड बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फॉर ए कंक्रीट ऑफ हेवी रीएनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कंपैक्टिंग फैक्टर शुड बी। ऑप्शन ए 0.75 to 0.80, ऑप्शन बी 0.80 to 0.85, ऑप्शन सी 0.85 to 0.92, ऑप्शन डी अबव 0.92। बताइए कंपैक्टिंग फैक्टर है क्या? पहले तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, कंपैक्टिंग फैक्टर बेसिकली, कंपैक्टिंग फैक्टर हम लोग टेस्ट कहां पे करते हैं? ये एक प्रकार का वर्केबिलिटी टेस्ट है। दूसरा एक वर्केबिलिटी टेस्ट क्या है? स्लम टेस्ट है ना। दूसरा वर्केबिलिटी एक टेस्ट क्या है? स्लम टेस्ट। एक और ये है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कंपैक्टिंग टेस्ट बेसिकली ये एक रेशियो है पार्शियली वेट का। कौन सा, किसका वेट का? पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट से फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट का एक रेशियो है, दैट इज नोन एज कंपैक्टिंग फैक्टर, ठीक है। और ये वेरी करता है 0.7 से लेकर 0.95 तक, ठीक है। जहां पे अब ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट वाला कंक्रीट। देखिए, वर्केबिलिटी टेस्ट में हम लोग कंक्रीट कितना वर्केबल है वो ना चेक करते हैं। तो जहां पे कंक्रीट बहुत ज्यादा स्टिफ है, बहुत ज्यादा हार्ड मिक्स है, वहां पे स्लम टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्लम कौन उठाइएगा, वही सेम शेप का रह जाएगा, 0 स्लम वैल्यू आएगा। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जहां पे बहुत हार्ड मिक्स किया जाता है। नॉर्मल मिक्स के लिए हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट के लिए, नॉर्मल वर्केबल कंक्रीट के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे स्लम टेस्ट, और हाई मिक्स कंक्रीट के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये एक नया चीज हो गया, ठीक है। तो कंपैक्टिंग फैक्टर क्या है? एक रेशियो है। क्या चीज का रेशियो है? वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट विद वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। और ये वैल्यू जो है 0.7 से 0.95 तक डिनोट किया जाता है। जहां पे 0.7 से 0.92 वाला वैल्यू, 0.7 से 0.92 जिस कंक्रीट का वैल्यू आएगा, वो वाला कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाई मिक्स वाला रोड पे, स्ट्रक्चर पे, जहां विद वाइब्रेशन, वाइब्रेटर अप्लाई करना होगा। लेकिन 0.92 के ऊपर जितना सारा वैल्यू आएगा कंक्रीट का, वो इस्तेमाल करेंगे ऐसा जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड रीएनफोर्समेंट बाइंडिंग किया गया हो, बहुत हार्श बाइंडिंग किया गया, एकदम पूरा छड़ में एकदम लदा हुआ है, आप जगह नहीं खोज पा रहे कहां से हम वाइब्रेटर घुसा है, तो उस जगह पे वाइब्रेटर नहीं चलाना है। 0.92 के ऊपर जितना कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू आएगा, वो वाला कंक्रीट हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड आपका रीएनफोर्समेंट बाइंडिंग है और हेवी स्ट्रक्चर है, और वाइब्रेटर यूज नहीं करना है। सो अबव 0.92 के ऊपर होगा। सो यहाँ पे क्या बोला है? हेवी रीएनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 0.92। और अगर विद वाइब्रेशन बोलता तो 0.92 के नीचे आता, फिर
0.7 से 0.92 के नीचे आता। विदाउट वाइब्रेशन बोला है तो 0.92 के ऊपर होगा। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड रीइंफोर्स बाइंडिंग होता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज। हैंड मिक्स के लिए कितना प्रतिशत सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे ज्यादा? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 10%। बताइए, अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर दीजिए 11 और उसका आंसर लिखिए। देखिए, नॉर्मल जो मेरा डिजायरेबल लिमिट है, जो हम कैलकुलेशन करके निकाले हैं, जो मेरा रेशियो है, अगर हम हैंड मिक्स करेंगे, मशीन मिक्स नहीं कर रहे हैं, हैंड मिक्स कर रहे हैं, तो मशीन मिक्स के तुलना में हमको 10% यानी 10% ज्यादा हमको सीमेंट डालना है। ब्लीडिंग वगैरह, वेस्टेज वगैरह हो सकता है, इसीलिए 10% वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सेकंड क्लास में भी थोड़ा बहुत आलोचना किए थे हम लोग। फॉर वॉल्स, कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फेसेस, ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव आफ्टर। वर्टिकल के लिए हम लोग कितना दिन बाद रिमूव कर सकते हैं? बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके लिखिए। विद इन 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 28 डेज। बताइए क्या होगा? देखिए, अगर वर्टिकल स्ट्रक्चर है तो आप फॉर्मवर्क को 24 से 48 घंटा बाद आप खोल सकते हो, ये एक चीज हो गया। अगर स्लैब है, स्लैब है तो 3 दिन बाद आप फॉर्मवर्क खोल सकते हो, लेकिन प्रॉप्स जो होगा, जो डंडा जैसा एडजस्ट करने वाला होता है, प्रॉप्स आपको तुरंत बाद लगाना होगा। प्रॉप्स कितना दिन बाद खोलोगे? अगर स्लैब का लेंथ स्पैन 4.5 मीटर के अंदर हुआ तो आप 7 दिन बाद प्रॉप्स खोल सकते हो, और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा हुआ तो आपको रखना होगा 14 दिन। बीम के लिए क्या है? अगर बीम का आपका 6 मीटर के अंदर है तो आप खोल सकते हो 14 दिन में, 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको वेट करना होगा 21 दिन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर, कैंटिलीवर जो है उसका इफेक्टिव डेप्थ जो है दैट इज 0.5 मीटर, द मैक्सिमम स्पैन टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। पहले कमेंट में ये जरूर लिखें, इफेक्टिव डेप्थ क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है क्या? देखिए, तो बोला गया है क्या कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका इफेक्टिव डेप्थ है 0.5 मीटर, तो उसका डिफ्लेक्शन ना हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए स्पैन लेंथ कितना होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, स्पैन लेंथ जहां बात आए कैंटिलीवर का, एक कैलकुलेशन L/D = 7। L यानी कि लेंथ, D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ = 7। अब वहां पे पुट कर दीजिए, L = 7 × D, 7 × D मतलब मेरा हो जाएगा 0.5, तो आंसर आएगा 3.5 मीटर। ठीक है, तो याद रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस इज। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी बी 1/6, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन डी 1/10। देखिए, हमेशा अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए, टोटल जो मेरा थिकनेस है स्लैब का, उसका 1/8 का नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द परसेंटेज ऑफ रीएनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर यूज्ड इज नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा गया है HYSD बार के लिए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार के लिए, HYSD बार के लिए कितना परसेंटेज यूज करना है? अगर आंसर पता है तो लिखिए। हमेशा याद रखिएगा, HYSD बार के लिए मिनिमम है 0.12%, और अगर माइल्ड स्टील है तो 0.15%, माइल्ड स्टील के लिए 0.15 और HYSD के लिए 0.12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन reinforcement concrete footing on soil the minimum thickness at edge should not be less than। सॉइल में जब फुटिंग करते हैं, एज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एज का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए पूछा गया है।
अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। ऑप्शन है 100 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm। लिखिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर सॉइल के ऊपर फुटिंग है तो एज का मिनिमम थिकनेस, और कैलकुलेशन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम थिकनेस सॉइल पे अगर लाइड करता है तो मिनिमम थिकनेस होगा 150 mm। सॉइल के अगर ऊपर है 150 होगा, और अगर पाइल फाउंडेशन के ऊपर है, पाइलिंग के ऊपर है, तब हो जाएगा मिनिमम 300 mm। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल के ऊपर फुटिंग लाई करता है तो एज का मिनिमम थिकनेस हो जाएगा, मिनिमम डेप्थ हो जाएगा मेरा 150 mm, और वहीं पे अगर पाइल फाउंडेशन के ऊपर लाई करता हो तब हो जाएगा 300 mm। दोनों चीज याद रखिएगा, पॉइंट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन ए कॉलम, मिनिमम डायमीटर कितना है? ऑप्शन ए 6 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 8 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 12 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 16 मिलीमीटर। बताइए कितना होगा, कितना होगा? वीडियो पॉज करके कमेंट में जरूर आंसर लिखें। देखिए मिनिमम बार का डायमीटर होगा 12 मिलीमीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। मिनिमम बार का डाया होगा 12 मिलीमीटर। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आपको मिनिमम 4 लॉन्गिट्यूडिनल बार देना है 4 कोना में, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो आपको मिनिमम 6 बार देना है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हो जाएगा 0.8% मिनिमम, मैक्सिमम हो जाएगा 6%। स्पेसिंग जो होगा स्टीरअप का वो हो जाएगा 300 mm, ठीक है। तो याद रखिए मिनिमम बार डाया 12 mm, रेक्टेंगल में मिनिमम बार रेक्टेंगुलर कॉलम में 4, सर्कुलर में 6, परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम 0.8, मैक्सिमम 6, स्पेसिंग 300 मिलीमीटर। तो ये सब याद रखिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द मिनिमम कवर टू द टाइज और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन, कवर कितना होना चाहिए? 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm। लिखिए कमेंट करके। कवर होना चाहिए 25 mm, 25 mm हो जाएगा कवर। स्लैब और बीम के केस में मिनिमम कवर 20 mm होगा, ज्यादा भी हो सकता है, और फुटिंग के लिए हो जाएगा 50। फुटिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा 50 mm कवर होगा मिनिमम, स्लैब और बीम के लिए हो जाएगा मिनिमम 20 mm, और इस जगह पे 25 mm, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी, कॉलम का जो टाइज होगा उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए मोर देन और इक्वल टू 5 mm, ऑप्शन बी मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, ऑप्शन सी more than 5 mm and also more than the 1/4 of the diameter of the bar, option D none of the above। बताइए कौन सा होगा? मिनिमम टाई का डाया कितना होना चाहिए? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए। मिनिमम बार का डाया जो होगा वो 5 mm से भी ज्यादा होगा, इसीलिए बहुत जगह आप लोग देखे होंगे 6 mm का बार प्रोवाइड किया जाता था, आजकल तो 8 mm होता है। तो 5 mm से ज्यादा होगा, और मेन जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसका 1/4 से ज्यादा, यानी कि अगर मान के चलिए अगर 20 mm का अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका 1/4 यानी कि 5 mm से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए 30 mm डाया का है तो उसका 1/4 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग, तो 8 mm प्रोवाइड करना होगा। यानी कि मेन बार का 1/4 के से ज्यादा और 5 mm से भी ज्यादा। ऐसा नहीं कि मेन बार मेरा 12 है तो उसका तो 1/4 3 mm होता है तो घुसड़िए 4 mm का, तो ऐसा नहीं होगा, 5 mm से आपको ऊपर रखना होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये भी चीज बता दें आपको, मिनिमम स्पेसिंग भी इस केस में ना, कॉलम के केस में मिनिमम स्पेसिंग आपको देना है 100 mm यानी कि लगभग 4 इंच के आसपास, और मैक्सिमम हो जाएगा आपका 300 mm यानी कि 12 इंच के आसपास। मिनिमम 4 इंच, मैक्सिमम 12 इंच, यानी कि 100 mm मिनिमम और मैक्सिमम 300, ठीक है। एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर। लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब, स्लैब में मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? 2%, 4%, 6%, 8%, 2, 4, 6, 8, बताइए क्या है मैक्सिमम? मैक्सिमम है 4% स्लैब के लिए, बीम के लिए मैक्सिमम है 2%, कॉलम के लिए है 8%। ये सारा छोटा छोटा चीज ना पॉइंट कर रख लीजिएगा, एकदम हमेशा जुबान पे रहे, एकदम फटाक से निकल के बाहर आए। तो स्लैब के लिए 4%, बीम के लिए 2%, कॉलम के लिए 8%। उम्मीद है आज आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट में आप बेहिचक पूछिए। कल फिर मिलते हैं, कल सुबह 9 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।